तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे सिलेक्शन ऑफ स्क्वाड यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग वापस साइंस के प्रैक्टिस सेट में आ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग फिर वही धमाकेदार 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, रेलवे के आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए देखते हैं आपका सबसे पहला सवाल। क्वेश्चन में कहा गया है कि जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषताओं का चयन करें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जनन दो प्रकार के होते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो व्यष्टि भाग लेते हैं, एक होता है नर, दूसरा होता है मादा। इन दोनों के मेल से ही लैंगिक जनन संभव हो पाते हैं। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक होते हैं, केवल एक जनक होता है। क्वेश्चन को समझिए, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन ऑप्शन में कहा गया है कि यह जनक के बिल्कुल समान संतति उत्पन्न करता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, लैंगिक जनन में विविधता पाई जाती है। लैंगिक जनन में सेम संतति उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन अलैंगिक जनन में सेम संतति उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है, ऑप्शन के हिसाब से पहला ऑप्शन देखें तो कह रहा है कि जनक के बिल्कुल समान संतति उत्पन्न करता है। नहीं, ये अलैंगिक जनन की विशेषता है, अर्थात पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या कहा गया है, यह बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न करते हैं। नहीं दोस्तों, लैंगिक जनन में जैसे लैंगिक जनन में देखा जाए तो बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न नहीं होती है। 2, 4, 6, 8, अधिकतम 10, 12 बच्चे तक जैसे हो सकते हैं यदि लैंगिक जनन को देखा जाए। जानवरों में होता है, इंसान तो केवल एक बार में एक ही बच्चा को जन्म देता है। तो ये बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न करने वाला काम जो है वो करते हैं आप अलैंगिक जनन में होता है। ये सब एकोशिकीय जीवों में होता है। अलैंगिक जनन एकोशिकीय जीवों में होता है, जैसे ईस्ट, हाइड्रा, जैसे हो गया आपका अमीबा। इस तरीके से बड़े बड़े भारी मात्रा में जनसंख्या में वृद्धि संतति उत्पन्न होगी, वो होता है अलैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में बहुत कम संतति उत्पन्न होते हैं, ध्यान रखिएगा। यह केवल एक जनक का ही डीएनए संतति में पारित करता है। देखिए यहाँ दोस्तों, लैंगिक जनन के बारे में पूछा जा रहा है। लैंगिक जनन के बारे में पूछा जा रहा है। लैंगिक जनन में एक जनक नहीं होता है, यहाँ एक जनक होता है अलैंगिक जनन में, अर्थात ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है, यह संतति में दो माता पिता। बिल्कुल, लैंगिक जनन में दो व्यष्टियों की जरूरत होती है, जिसमें एक नर होता है, दूसरा मादा होता है, तब लैंगिक जनन हम लोग संभव कर पाते हैं। तो इसमें माता पिता दोनों का डीएनए संयुक्त रहता है, अर्थात ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मटर का पौधा अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये यूज करता है परताल का। टेंड्रिल जो होता है, जैसे एक मान के चलिए कोई हम लोग जैसे एक डंटा वैसे जमीन में गाड़ देते हैं, यहाँ पे पौधा हो जाता है मटर वाला। जब ये धीरे धीरे अंकुरित होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसमें ऐसे ऐसे लपेटा जाता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। इस तरीके से इसमें मटर का पौधा चढ़ जाता है। तो वो पॉइंट कराती है परताल के टेंड्रिल की सहायता से, यानी डंठल की सहायता से ये ऊपर की तरफ चढ़ता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती हुई गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, और कैच लेते समय में हम लोग जब भी बॉल तेज आती है तो उसको हम लोग उसकी गति को कम करने के लिए हाथ को अपना पीछे खींच लेते हैं। तो वही क्वेश्चन में कहा गया है कि संघट का मान बढ़ाने के लिए, ताकि हाथों पर लगने वाला बल कम हो जाए। बिल्कुल पहले ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गेंद का त्वरण बढ़ाने के लिए नहीं दोस्तों, गेंद का संवेग कम करने के लिए। संवेग कम करेंगे तो चोट ज्यादा लग जाएगी। गेंद पर कार्यरत बल को बढ़ाने के लिए बल ज्यादा लगेगा दोस्तों, तो चोट ज्यादा लगेंगी।
बल को हम लोग कम करते हैं, इसमें चोट ज़्यादा लग जाएगा। अगर इस तरीके से हम लोग गेंद गेंद पर कोई का बल कार्य करेगा, उस बल को बढ़ाएगा, तो बल बढ़ाएगा तो हम लोग अगर हाथ में कैच लेंगे तो हाथ में चोट लगने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। सेम ये तीनों काम हम लोगों को हानि पहुंचाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, जो कि ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाथ पर लगने वाले बल कम हो जाएगा बल, तो हम लोग को चोट कम लगेगा। इसी के लिए हम लोग बॉल को कैच लेते समय में हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। चलिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, और ये न्यूटन का द्वितीय गति नियम है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से संबंधित है, क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। ये न्यूटन का कौन सा नियम है, तो याद रखिएगा न्यूटन का द्वितीय नियम है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है कि जंतुओं के संयोजी ऊतकों में वसा कोशिकाएं लोब्यूल्स में व्यवस्थित होती हैं, जो विभाजन द्वारा पृथक होती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस विभाजन के द्वारा ये पृथक होती है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोलेजन और इलास्टिक तंतु के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजी ऊतक। दोस्तों ध्यान रखिएगा, दो चीजों को यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संयोजी ऊतक कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है रक्त और हमारी हड्डियां, ये सब संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन पूछता है रक्त कैसा ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है, और हमारी अस्थियां जो है, हमारी हड्डियां जो है शरीर की, वो भी हमारी क्या है, संयोजी ऊतकों में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्ट्रासाउंड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अल्ट्रासाउंड का उपयोग कहाँ नहीं होता है, ऑप्शन में ध्यान रखिएगा। यहाँ पूछा है नहीं होता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अल्ट्रासाउंड का उपयोग होता है धातु ब्लॉक में दरारों का पता लगाने में। इसमें तो जरूर बिल्कुल होता है। वस्तुओं के साफ सफाई में भी हम लोग अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। मेडिकल इमेजिंग में तो आप देखते हुए करते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं हम। जब भी किसी चीज़ का पेट का अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें यूज करते हैं, मेडिकल इमेजिंग में उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। निगमित श्रवण परीक्षण, ये कान में कोई अल्ट्रासाउंड हम लोग करते हैं। श्रवण का मतलब होता है सुनने के लिए, क्या हम लोग इसका प्रयोग करते हैं क्या, तो निगमित श्रवण यानी कि कान से सुनने के लिए हम लोग इसका कोई प्रयोग नहीं करते हैं। अर्थात इसमें पूछा भी गया है कि हम लोग किस उपयोग नहीं करते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए, जो कि बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। निगमित श्रवण परीक्षण में हम लोग अल्ट्रासाउंड का प्रयोग नहीं करते हैं। धातु के ब्लॉक में दरार का भी पता लगाने के लिए काम हम लोग करते हैं। वस्तु की सफाई में भी आता है, मेडिकल इमेजिंग में भी आता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन में कहा गया है कि धातुओं का संक्षारण, संक्षारण का मतलब समझिएगा जंग लगना होता है। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। जंग लगना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जंग जब लगती है धातुओं पर तो क्या होता है, धातु अपना रंग अस्थायी रूप से बदल लेता है। नहीं दोस्तों, अस्थायी रूप से नहीं बदलता है, कुछ देर के लिए बदलेगा, लेकिन फिर कुछ देर के बाद चेंज हो जाता है। कुछ देर के लिए बदलेगा, फिर अगर उसको हम लोग साफ सफाई कर देंगे तो फिर अपनी वास्तविक रूप में आ जाता है। ये ध्यान रखिएगा, रंग अस्थायी रूप से वो नहीं बदलता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, धातुएं परावरणीय कारकों के साथ, बिल्कुल परावरणीय कारक में क्या आता है, जल, वायु, दाब, इस तरीके से किसी प्रक्रिया के द्वारा अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है, सल्फाइड बना लेता है, यह कार्बोनेट के रूप में रूपांतरित हो जाता है। ये बिल्कुल आपका आंसर सही लिखा हुआ है कि धातु के संक्षारण में, जब भी धातु का संक्षारण होगा यानी कि उसमें जंग लगेगा तो उसमें ऑक्साइड की परत जम जाती है, या उसके ऊपर सल्फाइड की परत जम जाएगी, या उस पर कार्बोनेट के परत जम जाएंगे। इस तरीके से जब जंग लगेगी तो धातु में ये सभी चीजें होती हैं। क्वेश्चन में आगे नेक्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि अम्लों के साथ अभिक्रिया के करके धातुओं का भार बढ़ जाता है। बिल्कुल दोस्तों ये गलत पॉइंट है, क्योंकि धातु का भार या कोई भी चीजों में जब जंग लगेगा तब वो उसका भार बढ़ेगा। तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातुओं पर भार पर उसमें कोई मतलब असर नहीं पड़ेगा। जंग जब लगता है तब भार बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। धातुएं निम्न ताप पर पिछल जाती है, बिल्कुल ये गलत है। धातु के लिए उच्च तापमान चाहिए, उच्च तापमान पर धातु गलती है, ध्यान रखिएगा। उच्च तापमान पर धातु गलेगी। तो आपको ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, सारे ऑप्शन का मैंने डिस्कशन कर दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वंश गति के संबंध में मेंडल के निष्कर्ष को सही रूप से दर्शाता है। मेंडल का प्रयोग आप लोग मेंडल के प्रयोग से 2-3 सवाल नोट करिएगा दोस्तों। मेंडल सबसे पहले पूछा गया कि किस पौधे पर अपना प्रयोग किए थे, तो मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किए थे। इसका वैज्ञानिक नाम होता है पिग्जम स्टिवम। इसका वैज्ञानिक नाम जो मटर का होता है, ध्यान रखिएगा, पिग्जम स्टिवम कहते हैं इसको, पिग्जम स्टिवम। हमने हिंदी में लिख दिया हुआ है, हालांकि इंग्लिश नेम है। पूछता है मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पिग्जम स्टिवम। मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे पर। और कितने चरण इसके दिए थे, तो 7 प्रकार के मटर का प्रयोग किया गया था इसमें, ध्यान रखिएगा। आइए समझ लेते हैं क्वेश्चंस के आंसर के ऊपर बारे में, सारे ऑप्शंस को समझते हैं। क्या क्वेश्चन ऑप्शन में कहा गया है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक विशेषक 3 जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। प्रत्येक विशेषक 3 जीन के द्वारा नहीं दोस्तों, बिल्कुल इसमें गलत है पॉइंट, ये 2 जीनों के द्वारा होता है। प्रत्येक विशेषक 1 गुणसूत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं, ये भी गलत है आंसर। 1 गुणसूत्र के द्वारा नहीं, कम से कम 2 गुणसूत्र होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन में कहा गया प्रत्येक विशेषक 2 कारकों के द्वारा, बिल्कुल 2 कारक होना ही चाहिए, तभी हम लोग उसको नियंत्रित कर पाएंगे। और प्रत्येक विशेष एक प्रकार का कुछ भी, एक कारक से कुछ भी नहीं हो पाएगा। कम से कम 2 कारक चाहिए किसी भी चीजों को नियंत्रित करने के लिए। 2 कारकों पर ही डिपेंड करता है वंश गति में। यानी ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर मटर का पौधा है, जीव जंतु में लैंगिक जनन होते हैं, न कि अलैंगिक जनन होते हैं। इस तरीके से 2 कारकों का होना यहाँ आवश्यक है, अर्थात आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों, सी। बाकी के फैक्ट हमने आपको बता दिए जो पेपर में पूछे जाते हैं सवाल। ये सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं जो हमने स्लाइड पे लिखा हुआ है, इसको ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा गैस पर दाब बढ़ाने का परिमाण है। यदि गैस पर हम लोग दाब बढ़ाएंगे तो क्या हो सकता है, गैस का वाष्पन होगा, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि गैस का वाष्पन कब होगा, जब ताप बढ़ेगा। ताप को बढ़ाएंगे तब ना दोस्तों ये बॉयल होकर आगे की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, यानी कि उसका वाष्पन होगा। वाष्पन का मतलब होता है कि द्रव में बदलकर, और उसको मतलब गैस का है कि जब गैस का वाष्पन होगा, जब इसका मतलब गैस बाहर की तरफ निकलेगा, यानी कि वायुमंडल में फैलेगा। तो ये कब होगा, जब उसमें ताप को बढ़ाया जाएगा। गतिज ऊर्जा में वृद्धि, ये भी ताप का ही पॉइंट है। जब ताप बढ़ेगा तो गैस में गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। अच्छी तरीके से सभी चीजों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अंतःकण में स्थान वृद्धि, अंतःकण के स्थान में वृद्धि कब होगा, ये भी हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब गैस के अणु गति करेंगे तीव्र से, तब उसका स्थान में वृद्धि होगा उसमें। लेकिन दाब जब बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, दाब बढ़ेगा तो अंतःकण के स्थान में क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी होगी। ये आपका, अर्थात आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी। ध्यान रखिएगा ये तीनों दोस्तों जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी और सी, ये सब ताप का पॉइंट है। इसमें ताप बढ़ेगा तो ये चीजें आपको वृद्धि में दिखाई देंगी। अंतः स्थान में कमी, अंतःकण के स्थान में कमी कब आएगा, जब गैस पर दाब बढ़ाया जाएगा। दाब बढ़ने से स्थान में, जैसे मान के चलिए कोई, जैसे बर्फ को ही ले लीजिए, ये बर्फ पॉइंट हो गया, हालांकि ठोस अवस्था में होता है। तो ये बर्फ को जब हम लोग प्रेस करते हैं तो बर्फ का टुकड़ा पिघल के छोटा हो जाता है, यानी कि दाब बढ़ाने से शरीर, इसका स्थान पहले इतना देखिए बड़ा था, फिर इसको दाब इसका ज्यों ही बढ़ाया गया ये छोटा हो गया, अर्थात अंतः स्थान कण के स्थान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। दाब बढ़ाने से अंतः कणों के स्थानों में कमी आती है, ध्यान रखिएगा। और जो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, बाकी की चीजें तो डिटेल में जो दोस्तों, ये केवल आपका प्रैक्टिस सेशन है। जब हम कंसेप्ट आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वस्तु को 78.4 मीटर की ऊंचाई, यानी कि आपको हाइट दिया हुआ है, हाइट कह सकते हैं या फिर दूरी कह सकते हैं, एस कह सकते हैं उसको। ये 78.4 मीटर आपको दिया हुआ है। भूतल तक, भूतल का मतलब जमीन पर पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, यानी कि टी आपको निकालना है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान रखिए, भूतल पर पहुंचने में लिया गया समय, जब वस्तु को गिराया गया होगा उस टाइम इसका वेग क्या रहा होगा, 0, यानी कि u का मान क्या होगा, 0।
और उसका निकालना है आपको। अब भी नहीं दिया, आपको यू एस टी और जी में ज्ञात करना है संबंध। तो कौन से फॉर्मूले पे हम लोग बात करेंगे? यू एच टी जी में कौन सा संबंध बताएगा, कौन सा फॉर्मूला? तो गति के तीनों फॉर्मूले लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा? v बराबर यू प्लस जी टी, यू बराबर वी स्क्वायर प्लस 2GS, और उसके बाद टी एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से, आपको क्या क्या दिया है? आपको टी निकालना है, यू दिया है, आपको एस दिया है और जी दिया है। तो यू एस जी में संबंध कौन बता रहा है? यू एस जी में संबंध कौन बताएगा? आपको यहाँ पे ऑप्शन समीकरण, गति का समीकरण नंबर 2, ये हम लोग देखेंगे यू वाला फॉर्मूला का यूज करके। यू का मान क्या लेना है दोस्तों? 0 बराबर, आपको भी का मान नहीं दिया हुआ है, भी का मान निकालना पड़ेगा यहाँ से, या फिर इसी से ले लेते हैं, 0 हो जाएगा, यू का मान वी स्क्वायर ले लेते हैं 2GS, जी का मान 9.8 और यहाँ पे दिया है आपको आपका एस का मान दिया है आपका कितना? 78.4 मीटर। तो वी स्क्वायर को इस तरफ लेके चले जाएंगे, कहीं गड़बड़ किया है दोस्तों मैंने। टी का मान निकालने के लिए इसका समीकरण दोस्तों यहाँ पे गलती थोड़ा सा हो गया है, ध्यान रखिएगा, हमने गलती किया हुआ है। यहाँ पे तीसरा समीकरण यूज करेंगे हम लोग। एस का मान क्योंकि हम लोगों को पता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस का मान दिया है 78.4 मीटर, यू का मान 0 है, टी का मान कुछ भी हो तो 0 इंटू टी हो जाएगा, प्लस हाफ जी का मान दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर। चलिए दोस्तों, टी का मान हम लोग को चाहिए, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 में किस संख्या से गुणा करते हैं? 0 ही आता है, 2 से इसको काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 4.9। अब ये 4.9 टी स्क्वायर, अगर इसको इस तरफ से लाएंगे 78.4, ये इधर गुणा में है 4.9 टी स्क्वायर, थोड़ा सा स्पेस लेना होगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। तो 18.4 बटा 4.9 इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। 0 प्लस में करेंगे कुछ मतलब नहीं है, यहाँ पे गुणा छिपा हुआ है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे भी ये गुणा में है, इधर आएगा तो ये भागा में आ जाएगा। तो हम लोग अब इसको काट लेते हैं, देखते हैं कितने से कट रहा है। 7 से कट रहा है, 7 7 49, एक मर्द में 7 112, और यहाँ देखेंगे हम लोग 7 से कट रहा है, यानी कि यहाँ पे फिर कट जाएगा कितनी बार में? 7 7 67 112, यानी कि टी स्क्वायर का जो मान आया दोस्तों 16 आ गया। टी का मान अगर निकालेंगे तो 16 का रूट आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर? 4 सेकेंड। टी का मान हम लोग निकाल चुके हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। हमने सारी चीज़ों को समझा दिया है दोस्तों। यही 3 प्रकार के यहाँ पे समीकरण बनते हैं, और ये आपका तीसरा फॉर्मूला इसमें काम आया हुआ है। ध्यान रखिएगा, आपका आंसर आ गया 4 सेकेंड। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्धता में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें क्या कहा गया? जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की एक नई पहल का हिस्सा है। तो सिंचाई का नया पहल, सिंचाई किस किस तरीके से होती है फसलों में, ये सारे सिंचाई का पॉइंट आपको दिया हुआ है ऑप्शन में। आपको सारे सिंचाई के प्रकार दिए गए हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त सिंचाई का मतलब पहल कौन सा है? अभी नया में जो चल रहा है, वृद्धि के लिए फसलों की जल की उपलब्धता में वृद्धि कैसे होगा? ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब हम लोग वर्षा जल का संचयन और जल ग्रहण प्रबंधन क्षेत्र को बढ़ाएंगे।
इस तरीके से हम लोग सबसे उपयुक्त आपका सिंचाई की विधि कौन हो जाएगी? वर्षा जल संचयन और जल ग्रहण प्रबंधन विधि के द्वारा। खाद और रासायनिक छिड़काव से दोस्तों फसलों के पैदावार में वृद्धि होती है, फसलों के पैदावार को बढ़ा सकते हैं। ड्रिप सिंचाई में जहाँ जल की कमी है वहाँ पे हम लोग फसल चक्रण जो होता है दोस्तों, फसल एक ही खेत में एक साल के अंदर एक साल में विभिन्न फसलों का उत्पादन ही फसल चक्रण कहलाता है, ध्यान रखिएगा। जुताई से क्या होते हैं? जुताई से होता है खेत से खरपतवार हटाना। जुताई क्या है? खेत से खरपतवार हटाने की क्रिया है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छा से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है आपको कि यदि किसी तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए और उसका अनुप्रस्थ कट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रतिरोध। आते हैं हम लोग ओम के नियम पर। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। V क्या है? विभवांतर, यानी कि V भवांतर है, इसमें I क्या है? धारा है, R प्रतिरोध है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला होता है प्रतिरोधकता से संबंधित, प्रतिरोधकता को रो कहते हैं, तो प्रतिरोध बराबर रो इंटू L बाई A। अब इस फॉर्मूले से आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। R यहाँ पे क्वेश्चन है लंबाई को दुगना कर दिया गया, यानी कि L को 2L कर दिया गया है बटा एरिया को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को आधा कर दिया गया है, क्षेत्रफल को आधा कर दिया गया, यानी कि 1/2 कर दिया गया। अच्छा तरीके से समझिएगा दोस्तों ध्यान से। तो इसमें कहा गया है कि R पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रो इसमें कांस्टेंट रहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर इसको हम हटा भी दें तो इससे कोई मतलब नहीं रहता है, रो को यहाँ पे हम हटा सकते हैं। अब अच्छी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आप कि लंबाई को दुगना किया गया है और यहाँ पे क्षेत्रफल को आधा कर दिया गया है। तो R का मान क्या आया दोस्तों? यहाँ बराबर का चिन्ह है, तो 2L इंटू ये कहाँ चला जाएगा? 1/2 है तो ऊपर चल जाएगा, यानी कि R इक्वल टू 4L। मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिरोध हुआ लंबाई का कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। अर्थात जो हमारा प्रतिरोध पहले था L बाई A, अब कितना हो गया? 4 इंटू L बाई हो गया, क्योंकि L बाई A की जगह पे 1 रहेगा बटा में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात R जो हो गया 4L के बराबर हो गया। अर्थात ये मूल का कितना गुना हो गया? ये दोस्तों मूल का 4 गुना हो गया। अर्थात आपका आंसर कौन आएगा? B। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ओम के नियम का फॉर्मूला भी पेपर में लगातार पूछता है, ध्यान रखिएगा। V बराबर IR, और ये प्रतिरोध का फॉर्मूला याद रखिएगा। ये डायरेक्ट संबंध रखता है, प्रतिरोध लंबाई में वृद्धि तो प्रतिरोध में वृद्धि, और क्षेत्रफल में वृद्धि तो प्रतिरोध में कमी। पॉइंट को नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, सीधा समानुपाती होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा गया निम्न से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, चलिए दोस्तों देख लेते हैं ध्यान से। पहला क्वेश्चन में क्या क्या? पहला ऑप्शन में है विद्युत से चलने वाली मोटर। मोटर का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा। विद्युत मोटर का सिद्धांत होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट पॉइंट, सौर कुकर से भोजन पकाना। ये रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा नहीं, सौर ऊर्जा को, यहाँ ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा को
सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करेगा ताकि इसमें खाना बन सके। बैटरी द्वारा बल्ब का जलना, ये ध्यान रखना। रासायनिक ऊर्जा को, बैटरी में क्योंकि संचित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है और बल्ब जल रहा है, इसका मतलब उसको प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला ताकि बल्ब प्रकाश दे सके। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला हुआ है, ध्यान रखिएगा। बैटरी द्वारा बल्ब का जलना रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगला पॉइंट, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, बिल्कुल लकड़ी का जलना जो दिख रहा है आपको, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि लकड़ी में संचित ऊर्जा रासायनिक होती है और जब वो जलेगी तो ऊष्मा ऊर्जा देगी। यानी कि लकड़ी जो है आपको रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलेगी, अर्थात आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 13 को समझिए। इसमें कहा गया है आपके पास दो तत्व दिए गए हैं। एक दिया है आर्गन जो कि एक अक्रिय गैस है, इसका परमाणु संख्या 18 होता है और परमाणु द्रव्यमान 40। दूसरा आपको दिया है कैल्शियम जिसका परमाणु संख्या 20 और परमाणु द्रव्यमान 40। अच्छी तरीके से अगर देखा जाए तो इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान समान है, यानी कि परमाणु भार समान है। तो इन दोनों तत्वों को हम लोग क्या कहेंगे, समभारिक। इन दोनों तत्वों को क्या कहा जाएगा दोस्तों, समभारिक, क्योंकि इनके भार दोनों के क्या है, समान है और परमाणु संख्या क्या है, अलग अलग, अर्थात इस दोनों तत्वों को कहा जाता है समभारिक, जिसको आइसोबार कहते हैं। आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। सम इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें परमाणु संख्या समान होगा। सम न्यूट्रॉन में, यहाँ में न्यूट्रॉन समान होंगे, न्यूट्रॉन समान होगा। यहाँ पे समभारिक में हमने समझा दिया भार समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे दोनों तत्वों के इलेक्ट्रॉन समान होंगे, इलेक्ट्रॉन समान होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल में कहा गया एक पौधे को उखाड़कर धूप में छोड़ दिया गया, ध्यान रखिएगा। धूप में उसको रख दिया गया, कुछ घंटों बाद पौधा सूखा गया है और कमजोर दिख रहा था। तो इसमें सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन पे आते हैं। इसमें कहा कि सबसे संभावित कारण, यदि कुछ एक पेड़ पौधे को काटा गया और उसको धूप में सुखा दिया गया तो उसमें जो है वो कमजोर दिखने लगा, तो इसमें संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं, आइए बात कर लेते हैं। ऑप्शन देखते हैं। जाइलम के माध्यम से भोजन स्थानांतरण अवरुद्ध हो गया। दोस्तों ऊतक यानी कि दो होते हैं पादप में, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम का काम है जल एवं खनिज लवण को ले जाना, खनिज लवणों का परिवहन। जाइलम का काम है जल और खनिज लवणों का परिवहन, और फ्लोएम का काम है खाद्य पदार्थों का परिवहन, खाद्य पदार्थों का परिवहन। आइए देख लेते हैं ऑप्शन में। जाइलम का माध्यम से भोजन स्थानांतरण, दोस्तों भोजन ले जाने का काम फ्लोएम का है, अर्थात पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। जाइलम के माध्यम से जल चलन प्रारंभ हो गया, ये जीवित पौधे के लिए है, लेकिन यह पौधा तो सूख चुका है। तो इसमें जल का अगर चलन प्रारंभ करेंगे तो जल चलन जब ही प्रारंभ होगा पौधा तो हरा हो जाएगा। इसमें जबकि कहा रहा है कि पौधा कमजोर दिख रहा है, अर्थात जल का परिवहन यहाँ पे नहीं हो रहा है, अर्थात यहाँ पे गलत हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि जल का चलन अगर प्रारंभ हुआ तो पौधे हरे होंगे, लेकिन ये कह रहा है कि सूखा गया है, मुरझा गया है, बिल्कुल गलत हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला पॉइंट में कहा गया है कि फ्लोएम के माध्यम से भोजन स्थानांतरण प्रारंभ हो गए। ये तो दोस्तों ये फेवर में क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्लोएम के माध्यम से जेम ही भोजन प्रारंभ हुआ, इधर से उधर आना जाना जेम ही भोजन प्रारंभ करेगा पौधे हरा हो जाएगा, जबकि आगे सूखा गया है, अर्थात ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं डी, जाइलम के माध्यम से जल चलन अवरुद्ध हो गया, बिल्कुल सही, क्योंकि जल का परिवहन बंद हो गया है तभी तो पौधा सूखा गया है।
अर्थात ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। जाइलम और फ्लोएम के कार्यों को अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा, पेपर में पूछेगा सभी सवाल हैं, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगला सवाल। कार्बन का वह विशिष्ट लक्षण क्या है जो इसकी अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर बनाता है? केवल चतुसंयोजकता। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कार्बन है, कार्बन अपने अंदर 4 खाड़ी बॉन्ड के साथ में चलता है, तो चतुसंयोजकता तो है लेकिन केवल नहीं है, क्योंकि कार्बन आगे भी जोड़े जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें श्रृंखलन गुण भी पाया जाता है। तो केवल आया तो केवल तो गलत हो जाएगा, केवल श्रृंखलन गुण ये भी गलत हो जाएगा, विलेपता ये तो होता ही नहीं है। ऑप्शन डी को देखते हैं, चतुसंयोजकता और श्रृंखलन गुण दोनों पाया जाता है, इसलिए कार्बन पूरा लंबा चेन के साथ में अपना बॉन्ड निर्माण करता है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं अगला पॉइंट। अगला क्वेश्चन में है कि अयस्क से अपअयस्क को हटाना, यानी कि ये दोस्तों अशुद्धि है, गैंग अशुद्धियों को कहा जाता है। तो अयस्क से अशुद्धियों को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रतिक्रियाएं अशुद्धि और अयस्क के किन गुणों के बीच अंतर पर आधारित हैं? तो ये दोस्तों हम लोग 2 अंतरों से निर्धारित कर सकते हैं। एक अंतर होता है भौतिक और दूसरा होता है रासायनिक। भौतिक में कौन कौन से आते हैं, जिसे चुनना हो गया, छानना हो गया, निथरना हो गया, इस तरीके से ये भौतिक प्रक्रिया है जिससे हम लोग कोई भी चीज 2 चीजों को अलग करते हैं। रासायनिक में जैसे विधियां होती हैं, निस्तापन, भर्जन, फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, ये सब रासायनिक पॉइंट हैं, ये सब रासायनिक प्रक्रिया है। तो दोनों से रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया के द्वारा हम लोग अयस्क से अपयस्क को अलग कर सकते हैं, इस अंतर के आधार पर, रासायनिक और भौतिक अंतर के आधार पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में धातु सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया के बीच में क्या समानता है? अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी अम्ल है, और यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट क्षार होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, यहाँ पे ये क्षार है। तो जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से दोस्तों बनता है लवण और जल। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, अम्ल की और क्षार की अभिक्रिया से बनता है लवण और जल, और ये पूरी अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसमें कहा गया है, ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया, ऑप्शन में कहा गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड मुक्त होता है। नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं नहीं मुक्त होता है, बिल्कुल गलत है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं। हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं ये तो है, लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, इसमें देखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं मुक्त होगा बल्कि CO2 गैस मुक्त होगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, ये भी गलत पॉइंट है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ सोडियम क्लोराइड बनेगा, क्योंकि ऑप्शन होता है NaHCl प्लस NaOH बराबर, तीर चिन्ह के साथ में अगर अभिक्रिया करेगा तो NaCl प्लस H2O बनता है। ध्यान रखिएगा, ये इसकी पूरी अभिक्रिया हुई। ध्यान रखिए, HCl प्लस NaOH यानी कि अम्ल हो गया, क्षार हो गया, अभिक्रिया से बना लवण और जल। तो इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं हुई, जल यहाँ पे निकल रहा है बाहर की तरफ, यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, लेकिन यहाँ पे पूर्णतः जल बन रहा है ऑक्सीजन के साथ में मिला के। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे कुल मिला के। ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा अगर ये दोनों को मिलाया जाए, ये अभिक्रिया कराया जाए। चलिए दोस्तों, ये आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला क्वेश्चन 18 नंबर सवाल में कहा गया है कि बताइए SI इकाई कौन कौन सी होती है? आयतन का SI इकाई क्या घन सेंटीमीटर होता है? बिल्कुल नहीं, इसका होता है घन मीटर। आयतन का क्या होता है? घन मीटर, जिसको हम लोग मीटर क्यूब कहते हैं। दाब का क्या ऐसे मात्रक न्यूटन होता है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। दाब का हो जाएगा पास्कल। न्यूटन किसका होता है? बल का। बल का क्या होता है? न्यूटन। तापमान का कैलोरी होता है क्या? नहीं दोस्तों, तापमान का होता है केल्विन। तापमान का क्या होता है? तापमान का होता है केल्विन।
और कैलोरी किसका है? तो कैलोरी दोस्तों याद रखिएगा, कैलोरी ऊष्मा का ऐसा मात्रक होता है। ऊष्मा का होता है, ऊर्जा को भी मापते हैं कैलोरी के अंदर, ध्यान रखिएगा। और घनत्व का क्या होता है? केजी प्रति मीटर क्यूब। घनत्व का फॉर्मूला ही होता है दोस्तों केजी प्रति मीटर क्यूब। केजी प्रति मीटर क्यूब इसका ऐसे मात्रक होता है। बिल्कुल आपका डी जो पॉइंट है, डी बिल्कुल सही दिया हुआ है। किलोग्राम प्रति घन मीटर किसका होता है? घनत्व का होता है। ये सारे ऐसा ही मात्रक आप समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से, हमने सारे ऑप्शन को डिटेल में अब एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों, बहुत अच्छे लेवल के सवाल में इसको रखा जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि एक भारी लकड़ी के गुटके को किसी खुरदरे फर्श पर धकेला जाता है तो लगाया गया बल जो है धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इन तीनों चरणों में बल की स्थिति को बताएगा? तो संतुलित और असंतुलित आप समझने में आपको कुछ परेशानी होगा। तो दोस्तों बल दो प्रकार के होते हैं, समझते हैं, देखिए ध्यान से। बल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतुलित, एक होता है संतुलित और एक होता है असंतुलित। असंतुलित बल किसे कहते हैं? संतुलित बल किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा। संतुलित बल उसे कहते हैं जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं लाए, यानी कि जहां वस्तु थी पहले वहीं है रहे। तो वस्तु जहां पहले थी वहीं रहे तो ये बल को संतुलित कहा जाता है। बल लगे फिर वहीं वापस आ जाए तो वो संतुलित बल कहलाता है। लेकिन असंतुलित बल, जैसे मान के चलिए एक तराजू ले लिया हमने, एक तराजू ले लिया, 1 केजी, एक तरफ वेट है 2 केजी, एक तरफ वेट हमने 5 केजी कर दिया और इन दोनों को तौला जा रहा है। तो क्या ये कांटा यहाँ रहेगा? नहीं रहेगा। ये किस तरफ झुकेगा? तो ये 5 केजी की तरफ झुकेगा, क्योंकि यहाँ इधर वेट कम है, इधर वेट ज़्यादा है। तो जिधर ज़्यादा वेट रहेगा उधर ज़्यादा झुकेगा, अर्थात इसी को हम लोग बोलते हैं असंतुलित बल। कहने का मतलब है कि अगर बल लगे और बल लगने के बाद कोई भी बाहरी बल जब काम करे तो इस स्थिति में यह परिवर्तन ला दे, इस बल को हम लोग बोलते हैं असंतुलित बल। संतुलित बल उसे कहते हैं कि बराबर, संतुलित का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, यदि 5 केजी इधर बल लग रहा है तो 5 केजी इधर भी लगेगा, यानी कि दोनों तरफ वेट होना चाहिए बराबर, यानी कि बराबर भार लगना चाहिए। 5 न्यूटन इधर तो 5 न्यूटन यहाँ भी, तब इसको हम लोग संतुलित कहेंगे। और यहाँ पे 2 केजी लग रहा है, यहाँ 5 केजी लग रहा है, ये असंतुलित बल को का उदाहरण हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं, पॉइंट को क्लियर करते हैं। एक भारी लकड़ी के गुटके को किसी खुरदरे फर्श से धकेला जाता है तो लगाया गया बल धीरे धीरे बढ़ाएं तो कौन सा कथन सही होगा? तो सबसे पहले भारी लकड़ी के गुटके को किसी खुरदरे फर्श पर धकेला जाता है, यानी कि पहले तो एक भारी लकड़ी है तो ये तो जल्दी हिलेगा नहीं, अर्थात पहला चरण तो संतुलित होना चाहिए, असंतुलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहला चरण संतुलित यहाँ है और यहाँ है, ये दोनों में असंतुलित है, सी और डी गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट समझते हैं। 2 नंबर पॉइंट में कहा गया है कि जब धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा बल, फर्श पर धकेला जा रहा था तो उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि लकड़ी का गुटका भारी है। अब अगला पॉइंट को समझें तो लगाया गया बल धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जाएगा तो वो चरण तो असंतुलित हो जाएगा, यानी कि पहला चरण संतुलित है, दूसरा चरण असंतुलित है, यहाँ पे असंतुलित दूसरा चरण हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन तो गलत हो गया। और तीसरा, भारी लकड़ी का गुटका है, गुटके को खुरदरे फर्श पे धकेला गया, धकेलने के क्रम में वह असंतुलित बल का धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो निम्न कौन सा कथन सही है? 3 चरणों में बल की स्थिति का सही वर्णन करें। और जब धकेला जाएगा तो दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच जाएगा, और आसानी से पहुंच जाएगा तो वहां बल क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर लेंस को भी सारी लेंस क्यों कहते हैं दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये रहा आपका उत्तर लेंस, देखते हैं, ध्यान रखिए, सॉरी। उत्तर लेंस कुछ इस तरीके से होता है, ये उत्तर लेंस है। यदि प्रकाश की किरण यहाँ से जा रही है तो उत्तर लेंस क्या करता है कि सारी किरणों को एक जगह, अब एक पॉइंट पे निर्देशित कर देता है, यहाँ पे फोकसित कर देता है, केंद्रित कर देता है एक बिंदु पर, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। ये उत्तर लेंस है, इसको हम लोग अभिसारी भी कहते हैं, अभिसारी लेंस।
अभिसारी लेंस, ध्यान रखिएगा। तो आइए बात कर लेते हैं उत्तल लेंस के बारे में क्या क्या कहा गया है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सारी किरणों को एक जगह बिंदु पर केंद्रित कर देता है, अर्थात पहला ही ऑप्शन क्या है, समानांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही है। तो आगे हम लोग को देखने की कोई जरूरत है नहीं, गलत हो जाएगा। अपसारित करने का काम है उत्तल लेंस का। जैसे देख लीजिए, ये आपका उत्तल लेंस हो जाएगा, ये उत्तल लेंस हो गया। फिर से देख लीजिए, ये आपका उत्तल लेंस हो गया और यहाँ से किरणें आई, जब ही किरण इसमें गुजरी तो ये किरण को क्या करता है दोस्तों, ये ऑब्जर्व को इस तरीके से बिखेर देता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी लेंस, यानी कि किरणों को बिखेरने का काम करता है। चलिए आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 21। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण कारक माना जाता है। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल को सोखने वाला पॉइंट, क्योंकि निम्नलिखित में से किसे जल को हटाता है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ग्लूकोज को ये जल से विस्थापित कर देता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं निर्जलीकरण कारक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एक कोशिकीय जीव, ध्यान रखिएगा, एक कोशिकीय जीव समान आनुवंशिक सामग्री वाले दो बराबर संतति कोशिकाओं में विभाजन को क्या कहा जाता है? तो दो बराबर संतति वाली कोशिका में दो बराबर, यानी कि बाइनरी, दो को बाई कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको बाइनरी विखंडन कहेंगे, ध्यान रखिएगा। मुकुलन के बारे में हमने चर्चा किया हुआ है, ईस्ट और हाइड्रा मुकुलन विधि से प्रजनन करते हैं। संयुग्मन दोस्तों होता है जाइगोट, जो कि लैंगिक जनन में होता है, इससे उसको कोई मतलब है नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, किसी जीव की कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? ध्यान रखिएगा, किसी जीव की कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? तो किसी जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक अंदर, अंदर नहीं होता है दोस्तों, कोशिका भित्ति जब भी हो जाएगी बाहर होगी, झिल्ली के बाहर ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। यहाँ पे भी अंदर लिखा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि झिल्ली के बाहर भित्ति होती है, ये झिल्ली हो जाएगा मान के चलिए, तो ये बाहर भित्ति रहेगा ताकि इस झिल्ली को रक्षा कर सके। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर, किसी जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिका में। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन सब क्लियर हो रहे होंगे। ये पेपर के सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है ये सब। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस कारक में वृद्धि से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा? तो चालक का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए यदि तापमान बढ़ाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा, तीनों कारकों पर डिपेंड करता है, लेकिन ओम के नियम सब समझ रहे होंगे। नियत ताप पर यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा उसमें उपस्थित विभवांतर के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये ओम का नियम कहता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि लंबाई, अभी जो ही हमने पीछे क्वेश्चंस में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि चालक की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, चालक का तापमान बढ़ेगा तभी प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन यदि क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्षेत्रफल जो ही बढ़ाएंगे प्रतिरोध में क्या आ जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि अभी फॉर्मूला हमने बताया आपको, R बराबर रो इंटू एल बाई ए। लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, सीधा समानुपाती होता है, और लेकिन जो ही एरिया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध में क्या होने लगेगा, कमी होने लगेगा। नीचे वाला मान बढ़ता है तो कमी होता है, ऊपर वाला मान बढ़ता है तो वृद्धि होता है, ध्यान रखिएगा, ये आपको कमी करेगा इसमें, ठीक है। तो प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करेगा बढ़ने के लिए? तो बढ़ता किस चीज से होगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा चालक का तापमान, और चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और अनुप्रस्थ कट का क्षेत्रफल यदि बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि न्यू कार्टेशियन साइंस कन्वेंशन के अनुसार यदि प्रकाश की किरण वस्तु से लेंस तक जाती है, मान के चलिए यहाँ वस्तु है और यहाँ लेंस है, ठीक है, तो वस्तु हमेशा किस ओर रखी जाती है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रकाश की किरण वस्तु से लेंस तक जा रही है, ये वस्तु हो गया, यहाँ से ये लेंस की तरफ जा रही है, तो लेंस पूछ रहा है कि वस्तु हमेशा इस प्रकार रखी जाएगी
यानी कि वस्तु को कहाँ रखा जाएगा कि इसका प्रकाश सीधे लेंस पर पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये लेंस का 2 साइड हो गया, पहला हो गया ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। तो वस्तु कहाँ है दोस्तों, लेंस के बाईं ओर, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु लेंस के बाईं ओर रहेगी, तब यहाँ से प्रकाश सीधे पड़ेगा लेंस के ऊपर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे तरीके से ये सारे क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो आज के लिए हम लोग वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेशन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वही धमाकेदार 25 क्वेश्चंस को। और जो भी इसमें कमियां वीडियो में आपको लगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हम लोगों को सजेस्ट करें, ताकि हम लोग उस कमी को सुधार पाएँ। और इसका PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, सिलेक्शन वेस्टगाइड के मतलब टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।